हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या कह रहे हैं दोस्त? कैसे हो? ऑल गुड। प्रशांत इज हियर। हाउ आर यू? क्या चल रहा है लाइफ में? क्या चल रहा है भैया? आरसीबी का मैच चल रहा है। ओह, आरसीबी का मैच है ना आज तो। आरसीबी आज तो देखो जीती हुई है ना? क्योंकि आज जो हालत हुई है पंजाब की, ओ माय गॉड। पर ठीक है, क्या पता कि जो मेरा मन था, जैसा आईपीएल जब शुरू हुआ था तो मैंने ना एक लाइन बोली थी कि मजा तब आ जाए जब मुंबई और आरसीबी का फाइनल हो जाए। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन नजदीक आ रहा है, क्योंकि आज आरसीबी जीतेगी, मुंबई को कॉन्टिन्यूसली 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे। पर अगर वो जीत जाती है तो फाइनल मुंबई आरसीबी, मजा आ जाएगा एकदम मजा आ जाएगा, लिटरली। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? हाँ जी दोस्तों, जोश मीटर लिखेंगे फटाफट से। हमारे प्यारे प्यारे मूर्ख बालकों बालिकाओं, 11वीं में आए हुए छात्रों छात्राओं, है ना? क्या बोलते हैं लड़कियों को? छात्र ही तो बोलते हैं। ठीक, ठीक है। बताओ, हाउ आर यू ऑल? हेलो हनी। कौन बोला ये? कौन बोला हेलो हनी? फ्रैंक हो रहा है। कौन फ्रैंक हो रहे हो बेटा? हाँ, मास्टर को डायरेक्ट हेलो हनी। फ्रैंक हो रहे हो मुझसे ज्यादा। मार खाओगे, मार। क्या खाओगे? क्या खाओगे? मार। ठीक है देख लिया तुमने वो फूड वाला व्लॉग? देख लिया हमारा? दीदी और मैंने जो तुमने बहुत सारे अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन बोले थे, वो ट्राई करा था, वो देख लिया? सबने देख लिया? मजा आया देख के उसको? सही है, सही है, सही है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, आज आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, एकदम सीधे सीधे चल रहे थे अपन, है ना? हम क्या पढ़ रहे थे कि यार अगर मान लो कोई भी चीज एक सीधी लाइन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एक्सलरेशन क्या होगा, किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसके भी सॉल्व करे, है ना? याद आ गया होगा, ग्राफ्स। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ग्राफिकल डेरिवेशन भी सिखा दी थी। डेरिवेशन इंटीग्रेशन दोनों हमने सीख लिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हमने सीख लिया। राइट, राइट। यहां तक की कहानी खत्म। अब ये जो अगला चैप्टर है दैट इज मोशन इन प्लेन। अच्छा, मोशन इन 1D जो अभी तक हमने पढ़ा, जो बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसका वन शॉट वीडियो जो 2 घंटे के अंदर जो पूरा चैप्टर में पढ़ाता हूं, वो यूट्यूब पे मैं आपको 1-2 वीक बाद ला दूंगा, ताकि आप उससे इजीली रिवाइज कर पाओ, है ना? अभी तो नहीं ला रहा हूं, अराउंड 2 वीक मान लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। 2 वीक के बाद एक वन शॉट वीडियो में तुम्हारे लिए ला दूंगा, ताकि तुम रिवाइज कर पाओ, है ना? क्योंकि ये तो मैंने बहुत लेक्चर्स में कराया है, 5 या 6 लेक्चर्स में। अगर तुम्हें सिर्फ 2 घंटे में रिवाइज करना है, वो ला दूंगा मैं। ठीक है? भैया बेसिक मैथ नहीं करी, कोई फायदा नहीं है बेटा। फिर बुरा बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। बेसिक मैथ के बिना फिजिक्स इज ऑफ नो यूज। तुझे डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ग्राफ समझ नहीं आएंगे, ऐसा मत करो। चलो, आज हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? आज का जो लेक्चर है ना, हम वो स्केलर और वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम सबको पता है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्या सबको मालूम है? क्या सबको मालूम है? वैसे मैंने बताया भी था, वैसे मैंने बताया भी था। शूट आउट दे दो। अबे शाउट आउट होता है, वो शूट आउट नहीं होता, शूट आउट। समझ गए? हाँ, ठीक। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क बताओ दोस्तों, क्या है? छुट्टियां, छुट्टियां हैं, छुट्टियां हैं, छुट्टियां हैं। मंडे से, 1 तारीख से, 1 तारीख से आज के तारीख है, आज हो गई 29। कल भी क्लास है 28 को, और 30 को, और 31 को भी है क्लास। 1 तारीख से छुट्टियां हैं, 1 तारीख से छुट्टियां हैं, 8 तारीख तक, 8 तारीख तक आपकी छुट्टियां हैं। ठीक है जी, 8 तारीख तक छुट्टियां। देखो जी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि तुम मेहनत तो करना चाह रहे हो, बट राइट डायरेक्शन नहीं दिख पा रहा है ना? मेहनत तुम चैटिंग में लगा रहे हो, प्रिया जी आज तो रिप्लाई आ जाए तो वो अलग है।
डायरेक्शन अलग है ना। पढ़ाई की तरह से सही डायरेक्शन में आओगे तो तुम क्या बनोगे, तुम एक वेक्टर क्वांटिटी बनोगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डज नॉट हैव डायरेक्शन, है ना। एग्जांपल अब बोलने की जरूरत नहीं है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोस क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, है ना। दरवाजा देखा है, दरवाजा देखा है। अच्छा तुम मॉल में गए हो कभी, मॉल में, मुझे बताना ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, सबके साथ है। मॉल में जब भी हम जाते हैं, वहां पर पुश लिखा होता है, पुल लगा होता है, कुछ लिखा होता है और हम उसको अपोजिट कर देते हैं, है ना। मान लो पुश लिखा है, मैं पुल कर दूंगा, और बाद में रियलाइज होगा यहां तो पुश लिखा था यार फिर एम्बैरेसमेंट होता है ना। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन जरूरी है। अब तुम एक दरवाजे में फोर्स लगा रहे हो और वो दरवाजा बाहर को खुलता है, तो अंदर फोर्स लगा के क्या कर लोगे, है ना। तो याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी होता है एक एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर समझना, हमें पढ़ना क्या है, हमें इसी वेक्टर को पढ़ना है। ये जो वेक्टर है ना, इस चैप्टर की शुरुआत ही वेक्टर से होती है हाँ, इस चैप्टर की शुरुआत किससे होती है वेक्टर से, वेक्टर से। असमूमेंट हो गया। हाँ, तो वेक्टर होता क्या है भैया, ये बताओ। ये तो पता है तुम्हें कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन। मैं तुम्हें बताता हूं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अच्छा, उससे पहले मेरा सवाल है तुमसे, तुम्हें क्या लगता है कि करंट जो होता है, करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या लगता है। करंट लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो वाला वोल्ट नहीं, करंट। हाँ, करंट क्या होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों भैया, ऐसा क्या है उसमें। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो ये करंट जा रहा था, मैंने करंट को दो रास्तों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर यहां से 2 एंपियर का करंट जा रहा था तो 1 एंपियर यहां गया, 1 एंपियर यहां गया, हाँ या ना, ठीक है। तो भैया डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बट एग्जैक्टली डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इनके बीच के एंगल पे क्या करंट कितना डिवाइड होगा, इसका कोई रिश्ता, नाता, रिलेशन। इमेजिन करो, मैं शेप को बदल देता हूं, अब मैं ऐसे कर देता हूं, अब एंगल ज्यादा हो गया, है ना। क्या अब करंट अलग अलग डिवाइड होगा, नहीं, अब भी उतना ही होगा, 1 एंपियर 1 एंपियर, 1 एंपियर 1 एंपियर, है ना। तो यानी वेक्टर हम तब तक नहीं बोल सकते जब डायरेक्शन चेंज करने से, पहले ऐसे था, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज करने से अगर क्वांटिटी में फर्क नहीं आ रहा तो भैया स्केलर है, वेक्टर नहीं बोल सकते। समझे बात को समझे बात को, बोलो फटाफट से बोल दो ना जरा। वेक्टर यानी दिशा यानी दिगरा, नहीं ना मानो, दिगराज सर की तरफ से चमकादड़ बना दूंगा मैं तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो अब वेक्टर के ना बहुत बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर होता क्या है, देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाई जाती है। किसी भी चीज को अगर हमें बताना है ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो एक चीज है एक्स, है ना, एक्स से तो तुम्हारा प्यार भी है, वैसे प्यार नहीं करना कभी एक्स से, है ना। एक्स के ऊपर अगर मैं एरो लगा दूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, है ना। लिखने का तरीका और कुछ नहीं है, इतना समझ लिखने का तरीका, ठीक है, उतना समझ लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये समझना कि ये क्या है, इस एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब अगर इस वेक्टर क्वांटिटी का मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड यानी मुझे डायरेक्शन से कछु मतलब नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है, तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंबल बना दूंगा जिसको मैं मॉडुलस का सिंबल बोलता हूं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है मॉडुलस का सिंबल। यानी इस एक्स को मैंने 2 डंडों में बंद कर दिया। ये क्या बताएगा, ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वेक्टर है, -2, ठीक है, उसकी वैल्यू है -2। अब ये 2 चीजें हैं, एक तो है डायरेक्शन और एक तो है मैग्नीट्यूड।
अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मॉड्यूलस के अंदर डाल दूंगा, है ना, और वैल्यू आ जाएगी 2, वैल्यू आ जाएगी 2। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर तुमने मैथ्स में अभी तक नहीं पढ़ा है, मॉड्यूलस क्या होता है मैं बता देता हूं। ये मॉड या मॉड्यूलस क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि किसी भी नेगेटिव चीज को भी अगर अंदर डालोगे ना तो वो भी बाहर पॉजिटिव ही निकलेगी, और पॉजिटिव को डालोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है ठीक है, डन। हाँ बहुत बढ़िया। यानी यानी मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का निकालना है तो मैं इस प्रकार से उसको लिखूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं उसको लिखूंगा। ठीक। अच्छा, किसी भी वेक्टर के ना 2 पॉइंट होते हैं, एक उसका हेड, एक उसकी टेल, है ना। कुछ याद आया हेड और टेल से? क्या याद आया, क्या याद आया, बताओ बताओ। जो जो स्पर्म सेल लिख रहा है चैट में, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। स्पर्म सेल नहीं बोल रहा, याद करो सोप मॉलिक्यूल क्लास 10 के अंदर, हेड टेल। हाँ तुम्हारी सोच खराब है। चलो, है ना। तो वेक्टर भी क्या होता है, वेक्टर के पास भी देखो एक हेड होता है और एक टेल होती है, एक हेड होता है एक टेल होती है। ठीक है ठीक है, बताओ। वाह वाह, लोग ही बेकार हो तुम। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके अलावा एक, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को टोपी पहना दूं किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं टोपी पहना दूं, टोपी, ये टोपी देख रहे हो, टोपी, तो ये क्या कहलाता है, ये उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा शुरू में, पर समझ आएगा धीरे धीरे। अभी मैंने क्या बताया, कोई भी क्वांटिटी है अगर वो वेक्टर है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है ना। अगर अगर मैंने ये कर रखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैंने उसको टोपी पहना रखी है, इसका ये मतलब है, इस देखो तुम्हें टोपी नहीं पहना रहा हूं, इसको टोपी पहना रहा हूं। ठीक है, अगर ये टोपी इसको मैंने पहना रखी है तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी ये इस ए की डायरेक्शन बता रहा है। समझ नहीं आया? अब देखो इसका फॉर्मूला जब तुम लिखोगे, जब तुम्हें समझ आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझाऊं, समझाऊं। अब देख, इमेजिन कर एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है -2, -2। अब ये x है ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर लिख दो और क्या कर दो, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर तो है -2, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, +2, तो आंसर कितना आ गया, -1। यानी ये माइनस क्या बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये माइनस क्या बता रहा है, ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो जो कैप होता है ना, कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। समझ आया तो चैट में लिखो फटाफट से, समझ आया तो चैट में लिखो। हाँ नई चीज हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है अभी स्कूल्स में शायद नहीं पढ़ाया होगा, है ना। स्कूल्स में तुम्हारे पहुंच गए, 3rd चैप्टर तक पहुंच गए क्या, इस चैप्टर तक पहुंच गए स्कूल में, या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे, पहुंच गए? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। यार नहीं पहुंचे अभी, मुझे लगा ही था। हाँ शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं। वैसे मैथमेटिकल टॉपिक है ज्यादा, एक चैप्टर आता है क्लास 12th में आता है शायद, वेक्टर एंड 3D करके, मैथ्स के अंदर आएगा आपके, फिजिक्स के अंदर नहीं है, मैथ्स के अंदर आएगा, वेक्टर एंड 3D। उसके अंदर आप वेक्टर्स के सारे टाइप पढ़ोगे जो कि आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये वो वेक्टर है बेटा जो कि आपको क्या बताएगा, जो कि किसी भी 2 पॉइंट की पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, 2 पॉइंट की पोजीशन बताएगा। जैसे इमेजिन कर लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर कोई पॉइंट, यहां पर क्या है, कोई पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो कौन बताएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा। वो कौन बताएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा। अब लिखते कैसे वो समझ लेना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो एक पॉइंट है ए, है ना, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, तुम क्या देखोगे कि एक्स एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे मानते हैं ये 3 पर है, और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं ये किस पे, मान लेते हैं किस पे मान ले, ये मान लेते हैं 4 पे। ठीक है, अब इस ए पॉइंट का अगर मैं तुमसे बोलूं कि पोजीशन वेक्टर लिखो कि ये किस पोजीशन पे है, तो तुम क्या लिख सकते हो? कोई बता सकता है? बताओ। पोजीशन वेक्टर पूछ रहा हूं बस। बहुत बढ़िया, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं। मैं अभी 2D की बात कर रहा हूं, 3D में मैं नहीं गया, है ना, 3D मैथ में पढ़ते हैं। 2D में ना ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं आई। क्या बोलता हूं? आई। ठीक है, जो वाई एक्सिस है इसको मैं बोलता हूं जे। क्या बोलता हूं? जे। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं? आई। इसको मैं बोलता हूं जे। आई। और जो एक जेड एक्सिस होता है, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में क्लास 10 में पढ़ा था, एक और 3D के अंदर एक और डायमेंशन होता है, उसको मैं के एक्सिस बोलता हूं, के। ठीक है, तो ये आई होता है, ये जे होता है। तुम्हें पता है तीसरे नंबर पे एक्स एक्सिस पे है, चौथे नंबर पे वाई एक्सिस पे है। तो बेसिकली तुम इसको लिखोगे कैसे? 3i प्लस 4j। 3i प्लस 4j, ये होगा उसका क्या बोलो? पोजीशन वेक्टर। ये आई और जे क्यों लगाया? अरे आई का मतलब है एक्स एक्सिस, जे का मतलब है वाई एक्सिस। इतना समझो, धीरे धीरे डिटेल में समझोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये सब लिख पाए? और अगर इसको और डिटेल में समझना है, वैसे मैथ्स में समझोगे, तो एग्जैक्टली इसको कैसे लिखते हैं? 3i कैप प्लस जे कैप। कैप लगाते हैं ऊपर। क्यों? कैप का मतलब क्या है? कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, तो यहां पर कैपिंग और कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर एग्जैक्टली तुम्हें समझना है तो इसको कैसे लिखेंगे? 3i कैप प्लस 4j कैप। वो हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी तुम चिल करो, लोड मत लो उतनी। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। अगला, अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट का हमें वेक्टर निकालना है। ठीक है, बी का मैं आपको दे देता हूं, ये है 4, ये है 5, ये है 2 और ये है 1। अब आप मुझे बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले फाइनल वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर लिख लो फटाफट से। क्या लिखोगे? बोलो मेरे साथ। 4i कैप, 4i कैप, 5 5j कैप। ठीक है, माइनस करेंगे इससे ये वाला, है ना, -2i कैप प्लस ये कितना है? ये कितना है? 1j कैप। ठीक है, तो इसको माइनस करो ओवरऑल को। इसमें से जब आप माइनस करोगे इसको, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2i कैप प्लस प्लस कितना आ गया? 4j कैप। क्या सबका ये आया? क्या सबका ये आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बेसिक बेसिक वेक्टर लिखना अपन अभी अभी अपन बहुत बेसिक चीजें चल रहा है, अपन वेक्टर लिखना सीख रहे हैं, है ना। मैथ्स भी पढ़ा दूंगा बेटा मैं। शोभित भैया, ओ शोभित भैया को बोलना आ जाओ, वेक्टर पढ़ा रहे प्रशांत भैया। बता देना 12वीं का टॉपिक वेक्टर पढ़ा रहे प्रशांत भैया। ठीक है, चलो चलो जी, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब एक अगली चीज आती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स, याद रखना, वो वेक्टर्स दैट आर आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, उनको अपन बोलते हैं नॉर्मली इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर। ठीक, डन। बहुत बेसिक चीजें, डेफिनेशन चल रही है अभी, बस इसमें कुछ समझने का नहीं है। अगला अगला, है ना, कंडीशन क्या होती है इक्वल वेक्टर की? एक तो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए और सेम फिजिकल नेचर होनी चाहिए, है ना। फिजिकल नेचर यानी
दोनों ही एक्सेलरेशन होनी चाहिए या तो दोनों ही वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वेलोसिटी है एक एक्सेलरेशन है, फिर वो दोनों इक्वल वेक्टर नहीं बन सकते। समझ रहे हो? तीन कंडीशन, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, फिजिकल नेचर सेम। ठीक है, क्या बात समझ में? 101 ऑल आउट हो गया, सही बताओ है? पंजाब को 101 पे ऑल आउट कर दिया। वाह यार, वाह भाई वाह यार, वाह आरसीबी, ये साला कप नाम दे, क्या बात। पर अभी मुंबई है, इतनी जल्दी कहां, अभी मुंबई है दोस्तों इन दी गेम। पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम पीछे आईपीएल चला रखा है, तूने आईपीएल चला रखा है एक स्क्रीन में, नहीं मान रहे तुम। आ जाओ, अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, पर जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यानी डायरेक्शन सेम होना कंपलसरी है, बट मैग्नीट्यूड बदल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई चीज है जिसका कोई कोई वेक्टर है, एक्स वेक्टर, जो कि है जिसकी वैल्यू है 5, है ना, जिसकी वैल्यू है 5, और एक दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 10। तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम होंगी, पर एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तब हम उसे बोलते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंटी पैरेलल, अगला आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है? जो कि पैरेलल तो हैं पर अपोजिट पैरेलल है। यानी मान लो एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होंगी। क्या होंगी? हमेशा अपोजिट होंगी, और उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वेक्टर है 4i कैप। 4i कैप का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, और एक वेक्टर है जिसकी क्या है बोलना, जिसका क्या है? इसका अपन बना लेते हैं, इसका अपन बना लेते हैं इसके पैरेलल में -8i कैप, -8i कैप। दोनों पैरेलल है, अपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, और मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। ठीक है, डन। पंजाब अभी भी जीतेगी, देखो देखो, मान नहीं रहे हैं। जीत जाए तो भाई क्या पता, देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला वेक्टर आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थो है भैया, डॉक्टर बनाओगे क्या? ऑर्थो तो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं ना, जो टिड़क 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 करते रहते। भैया ऑर्थोगोनल ये क्या? देखो भाई, ऑर्थो का मतलब होता है साइंस की भाषा में 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो यानी जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मान लो ये वेक्टर है और मान लो ये दूसरा वेक्टर है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री बना गया, तो मैं उसको बोलूंगा कि उसका क्या है? वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी? बता दे, आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है दिमाग में या नहीं जा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, अब ये ऑर्थोगोनल से अगले वेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले एक मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं। जब भी हम दो वेक्टर को इमेजिन करते हैं ना, तो एंगल हम कौन सा काउंट करते हैं? एंगल हमेशा हम दोनों वेक्टर की टेल के बीच का एंगल काउंट करते हैं। क्या बोला मैं? दोनों वेक्टर की टेल के बीच का एंगल काउंट करते हैं। जैसे कि देखो, इस वेक्टर की टेल क्या है? ये। इस वेक्टर की टेल क्या है? ये। एंगल कौन सा काउंट करेंगे? ये। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये क्या बना दिया भाई, अगले पेज पे बना दो। इमेजिन करो, कौन सा एंगल काउंट करेंगे बेटा? कौन सा एंगल काउंट करेंगे? बताओ, बताओ, कौन सा एंगल काउंट करेंगे? क्या ये वाला एंगल काउंट करेंगे? बताओ, बताओ, करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये इसका हेड, ये उसकी टेल। भाई किसी का हेड किसी की टेल आपस में नहीं मिल सकता, आपस में तो दोनों की टेल मिलेंगी या तो दोनों दोनों की टेल मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला। कौन सा बेटा? ये वाला, ये वाला। तो हमेशा याद रखना,
एंगल हमेशा दोनों की टेल के बीच का लेते हैं। कहां का लेते हैं? टेल के बीच का एंगल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 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 जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अगला देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगा देते हैं, है ना। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? यूनिट वेक्टर का, जैसे किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो मैं वेक्टर लिखूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? किससे? उसी के मैग्नीट्यूड से, उसी के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी एक एरो जरूर लगा ले, उसी के मैग्नीट्यूड से, बता रखा है, राइट। चलो अब एक ये साइंटिस्ट ने खुद ने बना दी है जीरो वेक्टर। कुछ नहीं होता जीरो वेक्टर, कुछ नहीं होता जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, बस इतना है। तो ये जो होता है ना, ये जीरो वेक्टर है, शून्य शून्य शून्य, है ना। और इसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ होती नहीं है, इसके पास दिशा नहीं है भैया, है ना। इसके पास दिशा नहीं है, इसके पास दिशा नहीं है, यानी दिगराज सर तो नहीं है। दिगराज सर पे तो दिशा है, इस पे तो नहीं है, है ना। चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताओ भाई, आंसर बताओ। हाँ दोस्तों, आ गया? क्या आंसर लिख रहे हैं? सी। क्या बोल रहा है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब होते हैं इक्वल? जब उनका सेम मैग्नीट्यूड होता है एंड सेम डायरेक्शन होती है। तो आंसर इज एग्जैक्टली सी, आंसर इज एग्जैक्टली सी। बहुत सही, बहुत सही दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ इस चैप्टर के, दैट इज वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो दो लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल के पेपरों में बहुत बार पूछी जाती है डेरिवेशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी भी डेरिवेशन कभी कभार पूछ ली जाती है, बट ट्राइंगल लॉ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल लॉ। बहुत सही, बहुत सही। तो अब आप समझना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है। जब भी मैं किसी चीज को ऐड करता हूं ना, तो उसका रिजल्टेंट मैं बताता हूं। क्या बताता हूं बेटा? मैं रिजल्टेंट बताता हूं, है ना। अब देखो मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, देखते चलना बेटा ध्यान से, और एक वेक्टर इधर से ऐसे है, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यह बता दो कौन से एंगल में हम कौन से एंगल को अपन ध्यान देने वाले हैं? कौन सा एंगल को ध्यान देंगे? क्या इस एंगल को ध्यान देंगे? नहीं, टेल से टेल मिलाओ बेटा, है ना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, टेल से टेल मिलाओ, ये जो थीटा वाला एंगल होगा इस पे अपन फोकस करेंगे, ठीक। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है, अगर अगर ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, स्टेटमेंट समझना, समझ नहीं आता स्कूल के अंदर, ध्यान से समझो। अगर एक वेक्टर, एक वेक्टर जिसका हेड, एक वेक्टर जिसका हेड, जिसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच हो जाता है। देखो दूसरे वेक्टर के किससे हो गया बेटा? दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच हो गया, ठीक है। एक वेक्टर का अगर हेड दूसरे वेक्टर की टेल से अगर अटैच हो जाता है, तो उन दोनों का सम, यानी उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो पता है क्या होता है? अब हमें क्या करना है? बची हुई साइड्स को जोड़ना है, यानी हमें एक हेड से दूसरे की टेल को जोड़ना है। देखो इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ दो, इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ दो, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वही रिजल्टेंट कहलाता है। समझा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन कैसे? देखो
अगर लॉजिकल डायरेक्शन में जाता तो देखो पहले डायरेक्शन ये थी, है ना, फिर डायरेक्शन ये थी, तो तीसरी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, हाँ या ना, टिक 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 टिक। यस यस भैया, बात तो आपकी सही है, पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि ऐसा है ही नहीं, डायरेक्शन उल्टी कर दो, यानी डायरेक्शन नीचे वाली नहीं होगी, टिक 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 नहीं होगी, टिक टिक टू यानी ये अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो होगी ना साइड, यही होगा रिजल्टेंट। क्या होगा? यही होगा आपका रिजल्टेंट। तो क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन? अगर दो वेक्टर्स जिसमें एक का हेड दूसरे की टेल से अटैच हो गया है, तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, बचे हुए हेड को बची हुई टेल के साथ जोड़ देना है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, यानी टिक 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 नहीं, टिक टिक टॉ यानी सीधी। ठीक है, बहुत बढ़िया। टिक टिक टॉक क्या लिख रहे? डिंग 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 कर रहे, डिंग 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 डिंग। चलो, है ना। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब देखो, if two vectors are represented by two sides of the triangle taken in order। कैसे? देखो, अगर दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगल की दो साइड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें कि किस ऑर्डर में, हेड टू टेल, यानी एक का हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ रहा है, तो देन द थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो लिखा हुआ इन द रिवर्स ऑर्डर, देन द थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो ये तीसरी साइड है अपोजिट ऑर्डर में, यही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगी, यानी यही आपका फाइनल जो रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, यानी एडिशन करना है, वो इस साइड से आएगा। ये होता है ट्राइंगल लॉ। क्या समझ आया? निंजा हथौड़ी डिंग 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 नहीं नहीं, टिंग 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 टॉ ठीक है, याद रहेगा, टिंग 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 नहीं, टिंग टिंग टॉ, यानी उल्टा हो जाता है। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या यहां तक समझ आया मेरे मूर्ख बालक को? जल्दी बताओ चैट के अंदर, पीके लिख के बताओ, जल्दी लिख के पीके बता दो भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों, जल्दी से। सही है। अब आ रही है डेरिवेशन, और भैया अब आएगा असली मजा। जीवन जीने का असली मजा तो डेरिवेशन में है, और बड़ी सिंपल डेरिवेशन है, तुम बहुत इजीली कैचअप भी कर लोगे, है ना। ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ये रिजल्टेंट है, ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। अब आप समझना, अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ना ये आर की वैल्यू निकालनी है, इस आर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये आर की वैल्यू भैया आएगी कैसे? मैं ना थोड़ी बहुत मैथमेटिक करूंगा, अब मैं थोड़ी मैथमेटिक लगाऊंगा, यानी मैं एक्सटेंडेड पाइथागोरस लगाऊंगा। एक्सटेंडेड पाइथागोरस क्या होती है? देखो, अगर इमेजिन करो, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, एक्सटेंड कर लूं बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और तुम्हें पता है इसके बीच का एंगल कितना था? थीटा, है ना, इसके बीच का एंगल थीटा था, कोई दिक्कत? मैंने इसको एक्सटेंड करा नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। अगर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज मुझे देख के बताओ, इस ट्राइंगल को देखना, टिंग 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 टिंग, क्या ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तो अगर मुझे ये हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? ठीक है भैया, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया ना कि मेरी अप्रोच क्या है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब देखना बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देख बेटा, अब तू देख, अब तू देख, देख इस ट्राइंगल को यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कितना था? ये थीटा है, और ये वैल्यू आपको पता है ये बी है, ये क्या है? ये बी वेक्टर है, ठीक है ये बी वेक्टर है। अब तुम समझना, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज लूंगा, तुम्हारे भाई की ट्रिग्नोमेट्री भी बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ, बता दो। एक बात मुझे बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यही होता है। यस और नो? है ना, है ना? अच्छा, अगर मैं यहां लिखूं साइन थीटा
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और तुम्हें पता है हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आपका बी वेक्टर। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख सकता हूं बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। आया ना, जल्दी बताओ, आया ना, लिख सकता हूं, ठीक है भाई, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मुझे ना इसकी वैल्यू और निकालनी है, इसकी वैल्यू और निकालनी है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो मेरा जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना, बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इन दो इक्वेशंस में बनाने में कोई दिक्कत आई, परपेंडिकुलर और बेस? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो जी। राधिका की मम्मी, ये कौन है यार, चैट में राधिका की मम्मी? क्या लोग हो यार तुम, चलो। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। अब वापस से इस ट्राइंगल पे आओ, एक बात बताओ, अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो इसकी वैल्यू ए है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ए है, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अभी हमने निकाली जो कि है बी कॉस थीटा, है ना। अभी के लिए वो जो ऊपर डंडी वाला साइन है उसको भूल जाओ, अभी के लिए उस डंडी वाले साइन को भूल जाओ। तो अगर मैं इसको पूरा लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अच्छा ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकाल ली हमने, क्या है, बी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस लगाता हूं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, शकल क्या देख रहा है मेरी, सॉल्व कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, सही है। अब देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यह है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यह है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम बी स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो इमेजिन करो अगर तुम बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और तुम्हें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। क्या सबको पता है, क्या ये आइडेंटिटी सबको पता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्या इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो आर स्क्वायर की अब मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को मैंने हटा दिया तो ये डायरेक्टली बी स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। जल्दी बताओ क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में। तो फाइनली अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रहना चाहिए एनी हाउ, डेरिवेशन भी याद रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या ये पूरा सिस्टम समझ आया, बताओ जल्दी से, क्या हमें पूरा सिस्टम समझ आया बेटा। ये डेरिवेशन पेपर में आती है और इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे हमने फाइनली क्या निकाला, दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया और उसके रिजल्टेंट का जो आंसर है, तुम डायरेक्टली कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते कि 2 + 2 4, नहीं, वेक्टर्स में ऐड करने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा कौन सा रखते हैं,
थीटा हमेशा रखते हैं दोनों की टेल के बीच का एंगल, याद रखना, दोनों की टेल के बीच का एंगल, दोनों की टेल के बीच का एंगल। सही है। बताओ दोस्तों, कोई समस्या, कोई दुविधा इस डेरिवेशन के अंदर? कोई भी दिक्कत आई हो तो अभी बता दो जल्दी से चैट के अंदर। आ गया, सारा क्लियर है? ऐसा तो कुछ नहीं है जो समझ नहीं आया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है जो समझ ना आया हो। सही है, सही है। अच्छा, अब एक दो चीजें बताओ, मैं थोड़ा सा आपकी टेस्टिंग कर लेता हूं। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है? इसका डायग्राम बनाओ। अगर तुम्हें ट्राइंगल मेथड की मदद से इनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे इनको जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे, सोचो। और यही दिमाग लगाने वाली चीज है यहां पर, जो बच्चे गलती करते हैं। दिमाग लगाओ, जोड़ो, जोड़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, ऐसे करेंगे, टेल से टेल जोड़ देंगे, ये और ये, फिर बोलेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं। अरे ऐसे निकलता है रिजल्टेंट? रिजल्टेंट कैसे निकलता है? ऐसे नहीं निकलता दोस्तों, ये तो गलत तरीका हो गया। रिजल्टेंट में आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए एक साइड का हेड दूसरे साइड की टेल से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना? यही था ना? यही था या नहीं था, बताओ बेटा, यही था या नहीं था? तो अब क्या करो, इसको उठाओ, इमेजिन करो, और इसको ऐसे नीचे ला रहा हूं मैं, इसको मैं नीचे ला रहा हूं। देखो, ए को तो मैंने वहीं रखा हुआ है, ए को मैंने वहीं रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे स्लाइड से ऐसे नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, है ना? ये देखो, कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। देखो क्यों? क्योंकि एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ गया, है ना? तो अब रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ दो, है ना? और डायरेक्शन अपोजिट, टिंग टिंग टिंग, नहीं, टिंग 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 टॉ। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट। सारा गेम इमेजिनेशन का है, सारा गेम इमेजिनेशन का है, पढ़ाई में और कहीं नहीं। टेल को एक्सटेंड कर सकते हैं, वेक्टर बनाते टाइम नहीं कर सकते, बट एंगल निकालने के लिए टेल को एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो, चलो जी, है ना? तो ऐसे ऐसे ये समझ आ गया क्या? एक और करा दो, रुको भाई। बताओ भाई, कैसे करेंगे? ए को तो वहीं पर ही रखते हैं, बी को क्या करेंगे, बी को हल्का सा शिफ्ट करते हैं। देखो, वेक्टर को मूव कर सकते हैं, इसको गायब करो और इसको ऐसे उठाकर यहां पर ऐसे ऊपर लगा दो, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे लगा दो। अब तो आ गया, अब तो आ गया रिजल्टेंट। ये ए था, ये बी था, और रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन टिंग टिंग टों। आया समझ में दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों? जल्दी बताएंगे, क्या कह रही जनता? सही, बहुत बढ़िया। ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा क्या था, डेरिवेशन थी। ये यहां पर लिखी भी हुई है, बट मैंने आपको पूरी की पूरी प्रूव करके भी दिखा दी, राइट? पूरी पूरी प्रूफ भी करके दिखा दी। चलो, अब ना उसी डेरिवेशन में अपन एक चीज और निकाल लेते हैं। मान लो, कहां निकाली थी अपन ने डेरिवेशन, कहां गई? मान लो इस डेरिवेशन के अंदर ये जो एंगल है ना, एंगल रिजल्टेंट का जो एंगल है वो मान लेते हैं अल्फा, अल्फा। अब मान लो मुझे tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल को मुझे निकालना है। ये एंगल क्या मैं निकाल सकता हूं? अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? देखो, b साइन थीटा। बेस क्या है? बेस है a प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे एंगल निकालना है tan अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताओ? परपेंडिकुलर, दैट इज b साइन थीटा, डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये समझ आया?
क्या ये समझ आया? जल्दी बताओ। डन। डन। यानी क्या है ये एंगल है रिजल्टेंट का। क्या एंगल पे रिजल्टेंट है वो एंगल हम निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। अब ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए और एक एंगल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। किसका? एंगल का, रिजल्टेंट का। एंगल का रिजल्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आते हैं, दिखाऊंगा अभी। बहुत बढ़िया, सही है ना? चलो चलो जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब तुम मुझे बताओ, A3 है, B4 है, एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट बताओ फटाफट। फटाफट। ये मेरे बालों को क्या हो जाता है यार आजकल? ये कहाँ उड़ रहे हैं हवा में? भाई कहाँ जाओगे बाल? कहाँ जाओगे भाई? कहाँ उड़ के कहाँ जाओगे? हवा में जाओगे क्या? ऐसे बना लूं बाल? पॉर्क्यूपाइन बन जाऊं मैं? बहुत बढ़िया। देखो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, दोनों को ऐड नहीं करना होता बेटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। क्या सबको याद है? क्या सबको याद है? अरे मूर्खो, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला, कितनी बार तुम्हें मैंने बोला, ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है इसको याद कर लो, है ना? तो ये अब तो याद हो ही जाना चाहिए, तो डायरेक्टली अब तुम निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू, एक मिनट, 2AB यानी ये 12, 24 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है ना, 1/2। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसको सॉल्व करना बेटा। 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 होगा 37, तो √37। ये एक सवाल आते हैं, ये सवाल आते हैं। सारी वैल्यू पुट करनी थी बेटा और कुछ भी नहीं था। ऐसे सवाल आते हैं, तुम खुद देख लो, तुम खुद देख लो भैया, मैं तो क्या ही बोलूं, तुम खुद देखो। स्क्रीन इतनी ब्लर क्यों मार रही तुमको? क्या हो गया आज? चल, डन है। वेक्टर क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओबेस। कौन से लॉ को ओबे करती है? याद रखना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो कि अभी जस्ट हमने प्रूव भी कर दिया। क्या प्रूव करा बेटा अभी हमने? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। राइट, राइट। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये तुम करो फटाफट से, फटाफट से करके बताओ। इजी है बेटा, खुद से सॉल्व हो जाएगा। हो गया? किस किस का हो पाया जल्दी बताओ। हो गया सबका? बहुत सही, बहुत सही। यार तुम अभी भी गलत आंसर निकाल रहे हो यार, ऐसे करोगे ना तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें इसमें भी गलत आंसर निकालना है, ये तो गलत बात है दोस्तों। गलत बात है यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। बेसिक चीज है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट 3 यूनिट है और एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तुम्हें रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना था बस यार। अब ये बार बार थोड़ी ना ये चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, ये तो डिसअपॉइंट कर दिया आज तुमने। बताओ, cos 90 की वैल्यू नहीं पता क्या तुम्हें मूर्खो? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है? तो √A² आना चाहिए, तो ये आएगा आपका 16 प्लस 9 25, √25। तो आंसर 5 आना चाहिए। कैसे 7 बता रहे हो? ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन गलत करोगे क्या? चलो ये करो।
ये करके बताओ। फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ये सही निकाल रहे हैं सब, एकदम सही। देखो ये बहुत बेसिक था, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। अब समझना बेटा रिजल्टेंट कब मैक्सिमम हो सकता है, फॉर्मूला बताओ रिजल्टेंट का, वापस से लिखो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको भी ना तुम एक पॉइंटर बनाकर लिखो कि रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा एक बात बताओ, कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कब मैक्सिमम होता है, दैट इज अराउंड 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 होगी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमेशा रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री पे। इसी का एक पॉइंटर बनाकर लिखो, इसी का एक पॉइंटर बना के लिखो नोट्स में, मैक्स वैल्यू और MIN मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू तो होगी 0 डिग्री पे, ठीक है, मैक्स वैल्यू तो होगी 0 डिग्री पे, और कितनी होगी वो वैल्यू, लिखो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की तो वैल्यू 1 आ गई, कॉस थीटा तो 1 हो गया ना। हाँ अच्छा ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें, किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो फाइनली रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। और इसको पॉइंट डाउन करके लिखो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर का क्या आ सकता है, ए प्लस बी, यानी उन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे वो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है, और वो कब आता है, 0 डिग्री पे। अच्छा मिनिमम कब आ सकता है बताओ, बताओ चैट में, बहुत सही, सोचो सोचो दोस्तों, सोचो, सोचने वाली बात है यार ये तो हाँ, कॉस की वैल्यू जहां पर सबसे कम होगी वहां पर मैक्सिमम होगा, दैट इज वेरी सिंपल, एकदम बढ़िया। 180 डिग्री सही लिख रहे हैं, कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा, कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, ठीक है। अब देखना रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि कॉस की वैल्यू माइनस आ गई। हाँ अच्छा किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो फाइनली रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। तो मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। अगर एंगल 180 डिग्री है तो मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। अरे 90 पे क्यों होगी यार, 90 डिग्री का केस बनाकर देख लो, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। अगर 90 डिग्री का केस है, 90 डिग्री का केस है, तो 90 डिग्री पे तो याद रखना cos की वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी कितनी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा रिजल्टेंट जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। डन, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर बेटा, बहुत सही, चलो बहुत सही। अच्छा अब एक और पॉइंट लिखते हैं, एक और पॉइंट लिखते हैं कि इमेजिन करो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, तब फॉर्मूला कैसे बदलेगा, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर है, और अगर हमें सब ऐड करना है, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पर अब ए और बी बराबर है ना, ए और बी बराबर है, तो मैं दोनों जगह ए ही ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख पाऊं बेटा, देखना टू दो, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, और मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 1, एक मिनट क्या हुआ नहीं, 2 कॉमन लिया है ना, ऐसा करते हैं 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। देखो
ये 2a² आ गया पूरा, और ये क्या आया 2a² cos थीटा। मैंने 2a² बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा अंदर 1 + cos थीटा। क्या यहां तक सबको समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट में, फटाफट से, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ, क्या सबको समझ आया? देखो, अब एक मुझे नहीं पता आपको मैथ में बताया गया है या नहीं बताया गया, 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या कभी हमने मैथ में पढ़ा है? क्या कभी हमने मैथ में पढ़ा है? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, अभी तो हुई नहीं होगी, तो शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। मैं बता देता हूं, 2 cos² θ/2, ये होती है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा? चैट में बताओ जल्दी, फटाफट से। जल्दी बताओ, क्या ये आइडेंटिटी पढ़ी है कहीं पर? नहीं पढ़ी? अभी नहीं पढ़ी होगी, अब पढ़ लो। 1 + cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 cos² θ/2। यानी मैं यहां पर एंगल को क्या कर रहा हूं बेटा? एंगल को आधा कर रहा हूं। एंगल को क्या कर रहा हूं? मैं आधा कर रहा हूं, है ना। ये आइडेंटिटी आप अभी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो तुम्हें यहां पर दिख रहा है 1 + cos थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी है ना। तो अब इसको यहां पर पुट कर दो फटाफट से, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी रूट रूट कितना था? √2a², और मल्टीप्लाई में क्या था? 1 + cos थीटा, उसकी जगह कितना आ गया? 2 cos² θ/2, है ना, इंटू 2 cos² θ/2। अच्छा, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो r आ जाएगा आपका 4a² cos² θ/2। अब मैं अगर इसका रूट लूंगा तो रूट डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो, देखना बेटा, r की वैल्यू आ जाएगी, 4 का रूट तो 2 होता है, a का रूट a² का रूट a होता है, और ये आ जाएगा cos θ/2। तो फाइनली फाइनली जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन के आया, वो क्या बन के आया बेटा? वो क्या बन के आया? 2a cos θ/2। कॉस, ये भी डेरिवेशन इसकी भी पूछ ली जाती है, बार बार बोला जाता है कि डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट व्हेन बोथ दी वेक्टर्स आर इक्वल। अगर दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं करना था, बस ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी थी, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बताओ भाई, क्या समझ आ गया? जल्दी बताओ। सही है, क्लियर, क्लियर बेटा, सबको समझ आया? सही है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज, एक लास्ट चीज और आपको डिराइव करा देता हूं। याद करो, याद करो, याद करो, हमने tan अल्फा लिखा था। tan अल्फा याद आया? किस किस को याद है tan अल्फा? जल्दी बताओ चैट के अंदर, tan अल्फा याद है? अल्फा, वो एंगल रिजल्टेंट और उसके बीच के एंगल, याद आया? हाँ, वो क्या था? वो क्या था? यही था ना बेटा, एक बार चेक कर लेना, मैं सही तो लिख रहा हूं ना, b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, यही था ना, यही था ना। ठीक है, अब हम एंगल डिराइव करेंगे व्हेन बोथ दी वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं a की वैल्यू b के बराबर। ठीक है, तो अब समझना बेटा, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? मान लेते हैं इसको a sin थीटा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि हम b को a ही लिख रहे हैं। ठीक है, a प्लस a cos थीटा। ठीक है, a से a ऊपर नीचे कट जाएगा, a कॉमन लोगे तो a डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ। चलो, अब ना मैं आपको कुछ यहां पर ना कहना है यार, कुछ आइडेंटिटीज यूज होती हैं जो कि ऑलरेडी हमने मुझे पता है आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, पर वो आइडेंटिटीज याद कर लेना। ठीक है, अगर मुझे साइन थीटा को लिखना है ना, तो साइन थीटा को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं बेटा।
साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये भी इस प्रकार से भी हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस कोसेक थीटा की आइडेंटिटी तो मैंने अभी 1 प्लस कॉस थीटा की तो आइडेंटिटी मैंने बताई दी थी, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या थी बेटा, बोलो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। राइट, बताओ बताओ, ये आइडेंटिटी क्लियर थी, जल्दी बताओ भैया। ये पढ़ा नहीं है हमने अभी तक, पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पता नहीं, तभी तो मैं बोलता हूं कि 11th की जो फिजिक्स है ना वो ऐसी है कि मैथ बच्चों ने पढ़ी नहीं है, मैथ से पहले फिजिक्स में घुसा देते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री अब क्या करें, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये आइडेंटिटी इधर पुट कर दो, इसकी जगह ये पुट कर दो। जब आप पुट करोगे ना बेटा तो पता है क्या आएगा, देखना। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ या ना। ऊपर देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर क्या है, कॉस थीटा बाई 2। तो एक कॉस थीटा से इसका एक कॉस थीटा कट जाएगा और एक बचेगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो मैं लिख दूं टेन थीटा बाई 2। जल्दी बताओ, टेन थीटा बाई 2। हम डिराइव क्या कर रहे थे, हम इस टेन अल्फा की वैल्यू निकाल रहे थे। देखो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा बाई 2, दोनों तरफ टेन है। तो क्या मैं फाइनली बोल सकता हूं यहां से कि जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो थीटा बाई 2 के बराबर होगी, यस और नो। अब बताओ, पी के लिखो चैट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। वी आर बायो स्टूडेंट, जितने भी बायो स्टूडेंट्स होते हैं ना बेटा, आपके पास ना क्या होता है, इसी वजह से शायद बायो स्टूडेंट्स को फिजिक्स से डर भी लगता है, क्योंकि 11th की फिजिक्स ना बहुत गंदी बनाई है। क्यों, मैथ्स के कॉन्सेप्ट दे देते हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमारे काम आने वाली है, वो आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटी आप याद कर लो, जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी ये याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये याद कर लो। एक दो आइडेंटिटीज है वो याद कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब ये मैंने आपको क्यों कराया, क्योंकि पता है क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं और वो क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, बस मैं बोलूंगा तुम आंसर बता दोगे। देखो क्वेश्चन है, टू इक्वल वेक्टर एक्ट एट 60 डिग्री विद ईच अदर। दो इक्वल वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम, फाइंड द एंगल बिटवीन। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं नहीं ये नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, फिर एक रिजल्टेंट बनता है, तो तुम्हें बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो एंगल कितना बनाएगा किसी एक वेक्टर के साथ। कितना बनाएगा बताओ, कितना बनाएगा बताओ। अरे भैया 60 का आधा बताया तो, अगर मुझे अल्फा निकालना है यानी वो एंगल निकालना है, तो बस मैं क्या करूंगा, जो एंगल बना रहे हैं दो वेक्टर उनका आधा कर दूंगा, ठीक है। 30, ठीक है, चलो, है ना। अब मैं, आज की कक्षा इतनी थी, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको पहले देके जा रहा हूं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना, है ना। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज जो हमने पढ़ा बेटा वो था वेक्टर सम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो वेक्टर सम था, यानी हम दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ रहे थे, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर सम, ठीक है। ठीक है, वेक्टर सम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, डन डन। कितना समझ आया एक बार चैट में लिख के बताओगे, कितना समझ आया, आ गया, पूरा पूरा आ गया, कितना परसेंट समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज क्लास में क्या हमें समझ आया या नहीं आया मूर्खों। आज हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर एडिशन सीखा है, कल अपन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी सीखेंगे, है ना। हाँ, ये वेक्टर है, बेस है, इसके बाद ही आपका मोशन इन 2D स्टार्ट होता है।
90, 99, अच्छा कीटाणु हो क्या 99.99, 70%, 80%, 90%। ये जितनी भी मैंने आज 3 डेरिवेशन कराई ना, एक बार इन 3 डेरिवेशन को खुद से पेन पेपर पे लिख लेना। अगर तुमने लिख ली ना, मैं सच बता रहा हूं, ये याद करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी इजी डेरिवेशन से है। एक बार पेन पेपर पे लिख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है। सही है, सही है। लेक्चर खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू, डू द रिवीजन एंड। ओ आरसीबी के मैच में क्या चल रहा है भाई, रुक जाओ यार, जीत रही है ना आरसीबी। वाह यार, 40 रन बना दी 5 ओवर में, ओहो अभी जीत जाएगा। कौन आउट हो गया, विराट भाई आउट हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जीत जाएगी, 60 रन ही तो चाहिए, ओ आराम से जीत जाएगी। लेट्स सी, लेट्स सी क्या होता है, बस कल मुंबई और जीत जाए, फिर मजा आएगा। सही है, सही है। चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। अपनी 3 ही क्लास बची है बेटा, फिर उसके बाद समर वेकेशन है आपकी। 3 क्लास बची है, कल और परसों। कल एक मतलब 2 ही बची है, अब तो आज एक हो गई, कल परसों 2 क्लासेस। उसमें आपका वेक्टर्स तो हो जाएगा पूरा, वेक्टर्स तो खत्म करा दूंगा, और मोशन इन 2D भी स्टार्ट करवा दूंगा। हाँ ठीक है, मतलब मोशन इन 2D का पार्ट ही है वेक्टर, शुरू में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आगे तुम्हें वेक्टर वेक्टर बहुत दिखेगा, इसलिए बता। चलो, ऑन दिस नोट, गुड नाइट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, जाओ एंजॉय करो, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, पढ़ाई भी कर लेना, जाओ, बाय बाय। देखो ब्लैक स्क्रीन आ गई, अब जाओ, अब मैं नहीं दिखाई दूंगा, बाय 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 बाय। जाओ ना यार, क्या क्या देख रहा है।